हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो अब प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। और अब हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, बट इसमें मैं थोड़ा सा सम अप करके आपको बताऊंगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स, ये वो एस्पेक्ट्स को रेफर करता है जिससे बिजनेस क्या सराउंड है, ठीक है, विच अफेक्ट और इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशंस एंड डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस। मतलब अब एक बिजनेस है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये एग्जांपल दिया था। लेट इट बी एक शूज़ का बिजनेस है, जूतों का काम है, ठीक है। तो वो क्या है, वो बिजनेस जोन है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ सराउंड होगा, ठीक है। जैसे उसके जो वर्कर्स होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, एक वो भी एक फैक्टर है जो उसको, अगर वो नहीं आएगा काम पे, ठीक है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने शूज़ की प्रोटेक्शन इंक्रीज कर दी, पहले 5% था, अब 15% हो गया या 20% हो गया। लेदर के शूज़ के ऊपर 20% टैक्स लग गया, तो भी उसका बिजनेस बहुत इम्पैक्ट होगा, उसकी सेल हिट कर जाएगी, उसकी सेल्स नहीं होगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो सा होता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस को। तो हर एक बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके। तो अब मैंने इसके साथ एक डेफिनेशन दी है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ ऑल कंडीशंस। इसके अंदर सारी कंडीशंस आ जाएंगी, इवेंट्स आ जाएंगे, इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्टेड, जो उसके एक बिजनेस के आसपास जौन से भी फैक्टर्स या जो भी इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी। आई थिंक सो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर क्या डिस्कस करना है आपसे, what are the components of business environment. Now there are two type of components that are internal environment and external environment, ठीक है। दो टाइप के environment होते हैं, मैं हिंदी में समझाऊंगी और बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी कि तुम्हें रीड करते ही समझ आ जाए। तो सबसे पहले आता है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है कि जैसे अब मैंने जूते की दुकान का एग्जांपल दिया, मैं वही दूंगी, ठीक है। अब वो जो दुकान है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, मनी हो गई, मशीन होगी, मैन हो गया, ठीक है, मार्केटिंग रिसोर्सेज होगी, ये सारी की सारी क्या होती है एक बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस के अंदर काम चल रहा है, ठीक है। तो ये सब पे क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है, हमारा इस पे क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमारा कंट्रोल किस पे होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट पे, बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर होना चाहिए कि दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट पे हमारा कंट्रोल होता है क्योंकि ये हमारे बिजनेस के अंदर वाला इन्वायरमेंट है। इंटरनल है ना, इंटरनल से याद रख लो कि हमारे बिजनेस का अंदर वाला, जो अंदर का काम है वो सारा, ठीक है। एक्सटर्नल की हमारे बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल। और बाहर वाले काम पे क्या है, हमारा कंट्रोल नहीं है। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या है, हमारा कंट्रोल है। तो ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारा कंट्रोल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही चीज़ समझेंगे कि जिस पे हमारा कंट्रोल है, दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, वैल्यू सिस्टम। अब वैल्यू सिस्टम के अंदर क्या होता है, वैल्यू सिस्टम में ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर्स और नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है, कि उनके क्या वैल्यूज़ हैं, उनके क्या सिस्टम है, वैल्यू क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, क्या वो फ्रॉड कर रहे हैं या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे पता मैंने घोटाले करने, मैंने सही तरीके से काम करना, इसमें कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता ना। तो वैल्यू सिस्टम अपना होता है। उसके बाद मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये भी क्या हो गया, मिशन और ऑब्जेक्टिव जो सा दूसरा पॉइंट है,
ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है वो, इसके अंदर ये चीज़ कह रहा है कि मिशन एंड ऑब्जेक्टिव में क्या होता है पहले वो, अब इसके अंदर हमने अपने फ्यूचर पोजीशन क्या होगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, हम ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम विजन बनाते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, कि अब लॉन्ग टर्म गोल मतलब 5 साल बाद में अपने जो मेरी कंपनी है मैं उसको कहाँ देखती हूँ। और मिशन क्या है मेरा, कि मेरा फ्यूचर कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मैं कह रही 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, 20 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, वो क्या मिशन मिशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होगा ये मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ। इसके अंदर किसी भी और कोई फोर्स का कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस इस पर मैं खुद कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर कॉर्पोरेट कल्चर की मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कल्चर होगा। ठीक है, मेरे ह्यूमन रिसोर्स की मेरा स्टाफ कैसा होगा, मेरी लेबर कैसे काम करेगी, फिजिकल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। ठीक है, कि मेरी एजेंसी रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी होगी, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, जिसकी कंपनी होगी। और इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किसका होगा, जिसकी कंपनी होगी। हमने सिर्फ यही चीज़ लिखनी है इसके अंदर। हाँ, अगर आपने एग्जाम्पल इसके अंदर ऐड करना है तो मैं आपको GNDU के पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। वैल्यू सिस्टम में आप एग्जाम्पल दे सकते हो टाटा ग्रुप का, कि उनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके वो एथिकली और मॉरली काम करते हैं, तो उनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। फिर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स में आप ऐड कर सकते हो कि जियो का ले सकते हो मिशन में, कि उन्होंने उनका जो आप करंट निकाल सकते हो कि उनका मिशन और विजन जो है वो उनके पेज पे आपको मेंशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप किसी का भी उठा के लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आप उसमें लिख सकते हो कि आपका जो स्टाफ है, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड होगा, डेवलप्ड, आप प्रॉपरली उसको ट्रेन करोगे, डेवलप करोगे उसको, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आउटकम है वो इंक्रीज कर जाएगी। देन फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ में आप लिख सकते हो कि जितना पैसा आप रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च पे लगाओगे तो आपका प्रोडक्ट उतना ही एडवांस होगा, उसकी डिमांड उतनी ही इंक्रीज होगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या है आपके कंट्रोल में। मैं ये वाला जो बना रही हूँ, ये मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं इसमें हर एक पॉइंट को समझाना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन डिटेल्स। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए इस पर तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। देन देर इज़ एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब इसमें क्या हो जाता है, ये दो में डिवाइड कर जाता है, दैट इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो होता है, ठीक है, और वो लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा साथ में जुड़े होते हैं। जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए, हमने रोज़ उनके साथ डील करना है, कॉम्पिटिटर्स हो गए, मार्केट होगी, सप्लायर्स हो गए, इंटीमीडिएटरीज होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बट इन पे भी हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब कस्टमर हमारे पास एक बार आता, दूसरी बार नहीं आएगा तो हम उसको खींच के नहीं लेके आ सकते। कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हमें नहीं पता। मार्केट सप्लायर्स, एक सप्लायर हमें दे रहा है, वो कहेगा नहीं देना, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो क्या प्राइस पे दे रहा है हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इंटरमीडिएटरीज, हमारा इन चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मैक और माइक्रो में क्या होता है, एक तो हमारा इन सब चीज़ों में कंट्रोल नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ें क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की कंपनी पे इम्पैक्ट डाल रही है, मतलब ये मैं जैसे मेरी अगर शू की कंपनी है तो ये उस पर इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, बट अगर मैक्रो लेवल पे, मैक्रो इन्वायरमेंट के बेसिस पे इन फैक्टर्स में अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, अगर GST का लॉ आया, फॉर एग्जांपल अगर GST का लॉ आएगा तो वो सारी की सारी इकॉनमी को इफेक्ट करेगा, वो हर एक बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अगर पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली मैं कहती हूँ कोई न्यू रूल आ गया, कोई भी नहीं, मैंने कहा मैं टैक्सेस इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है, लेदर पे या किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस, हर एक चीज़ पे टैक्सेस इंक्रीज हो गए हैं,
ठीक है, तो वो हर एक बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा, सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं। बट अगर मेरा सप्लायर मुझे माल देना बंद कर देगा और मुझे कहीं और से माल नहीं मिल रहा उस टाइम पे, तो सिर्फ मेरा बिजनेस इम्पैक्ट करेगा। तो यही डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में। क्या डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रो में क्या डिफरेंस है कि ये सारे जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इनमें से कोई भी आगे पीछे हुआ, कोई भी प्रॉब्लम देगा, तो मेरे बिजनेस को सफ़र करना पड़ेगा। बट मैक्रो में अगर कोई भी चेंज आएगा, अगर जीएसटी आ जाती है, जीएसटी से क्या हो जाता है, टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो सफ़र करेंगी। आई होप कि आपको माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसमें फिर मैसेज करके मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब व्हाट इज मैक्रो इन्वायरमेंट? मैक्रो इन्वायरमेंट एक बहुत डिटेल टॉपिक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब इसमें सबसे पहले जो है दैट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में 3 चीज़ें आती हैं: इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अगर आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक में। इसमें 3 चीज़ें आएंगी, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज। ओके, तो इकोनॉमिक में क्या आता है? इकोनॉमिक में 3 चीज़ें आएंगी: इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या आएगा? इकोनॉमिक कंडीशन में आता है नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मैं आपको इसको हिंदी में समझाती हूँ। बट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो पैसे के साथ डील करता है, ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ आ जाएगी कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड है, कैपिटल है, सोशलिस्टिक है, इसमें बजट का आ जाएगा, इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग आ जाएगा, मतलब इसमें हर एक चीज़ आ जाएगी। आप इसमें जितने मर्जी एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, इसको जितना मर्जी खींच सकते हो, इट्स योर विश। बट अगर आपको जीएनडीयू में आप पेपर दे रहे हो, तो आपके पास 5 पेज अगर आपने पढ़ने हैं, पहला इंट्रोडक्शन का आ जाएगा, 3 पेजेस आप डालोगे उसके अंदर, एक पेज डालोगे इंटरनल का, एक डालोगे माइक्रो का, एक डालोगे मैक्रो का, ये हो गए हमारे 4 पेजेस, ठीक है। एक आ जाएगा आपका कंक्लूजन का। तो आपने देखना है कि आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो, कितना कितना डाल सकते हो, आपने उसके हिसाब से कट और क्रॉप करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड लीगल टेक्नोलॉजी, ठीक है। पॉलिटिकल एंड लीगल टेक्नोलॉजी के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें इसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हो। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, लेजिस्लेचर कैसा है वहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, तो इसके अंदर बहुत चीज़ें आ जाती है। जैसे आजकल तो इंडिया का बहुत ज़्यादा जैसे इलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस भी होंगे तो उससे भी क्या होता है, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर सोशल कल्चर। सोशल कल्चर क्या होता है कि जहाँ पे भी हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से उसका रिएक्शन देते हैं, जैसे उनका कल्चर क्या है वहाँ का, कि वो किस तरह के कस्टम्स और नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया में मैकडीज हैं, बट वो बीफ वाला, उनके पास बीफ वाला बर्गर मिलता है हर एक जगह पे, मतलब हर एक जगह पे, मतलब फॉरेन कंट्रीज में। बट इंडिया में उन्होंने आलू टिक्की इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने यहाँ का कल्चर देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पे वेजिटेरियन लोग हैं जो बीफ नहीं खाते हैं, और यहाँ की इंडियन पॉपुलेशन क्या बीफ नहीं खाती है, तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, आलू टिक्की बर्गर, ठीक है। तो बिजनेस क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। तो उसके बाद आया हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, कि कितने %
डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है, सुन लीजिए, दिमाग में रह जाएगा। फैमिली का साइज क्या, फैमिली का साइज क्या है, उसकी रेस क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, फैमिली का साइज क्या है, आपकी एजुकेशन कैसी है, सेक्स कॉम्पोजिशन कैसा है, एज कॉम्पोजिशन कैसा है, ग्रोथ रेट कैसी है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से लिखना। तो ये डेमोग्राफी का अगर अपने ऐसी जगह पे बिजनेस करना होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि मार्केट से डिमांड उसी टाइप की आएगी। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। टेक्नोलॉजिकली कैसे इम्पैक्ट करती है, अगर टेक्नोलॉजी में मार्केट में बहुत जल्दी और काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन आ रही है, तो अगर आपका प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, आपकी बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या थे, एग्जाम्पल्स थे बिजनेस के, माइक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, आई विल मेक इट। थैंक यू।